नमस्कार साथियों, मैं पालीवाल सर आपका अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए एक उपयुक्त स्थान है। यहाँ प्रश्नों के माध्यम से जो है वो मेरे द्वारा आपको राजस्थान अध्यापक जो परीक्षाएं हैं, उसके अलावा अभी हाल ही में एक CET का एग्जाम होना है, उनसे रिलेटेड प्रश्नों का अध्ययन करवाया जाएगा। राजस्थान से जुड़े हुए जो मुख्य टॉपिक है उन पर भी चर्चा करेंगे। पहले मैं आज से जो है वो राजस्थान की पॉलिटी शुरू कर रहा हूं और उनमें MCQ प्रश्नों के माध्यम से जो है वो अपन जो है वो शुरुआत करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो राज्यपाल रहेगा। आज अपन राज्यपाल से संबंधित जो प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। तो बिना कोई देर किए हुए मैं राज्यपाल टॉपिक लगा देता हूं और जो है वो राज्यपाल से संबंधित प्रश्नों को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपसे जो है वो मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और तुरंत मैं बिना किए कुछ देर किए हुए शुरू करता हूं। पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको ध्यान होगा भारत में ज्यादातर जो पद वगैरह है वो किसी ना किसी देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इसी कारण तो भारत के संविधान को जो है वो उधार का थैला कहा जाता है। तो पहला प्रश्न है कि राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। कनाडा देश के संविधान से जो है वो राज्यपाल का पद लिया गया है। यदि मैं आयरलैंड से बात करूं तो मोटा मोटी नीति निर्देशक तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण में नीति निर्देशक तत्व है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से बात करूं तो मौलिक अधिकार यहां से लिए गए हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, पदों की बात करूं तो उपराष्ट्रपति का पद यहां से लिया गया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से बात करें तो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसी के साथ एक प्रश्न और बता देता हूं। संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तो ये जो है राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, राज्यपाल के पद हेतु योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल के पद की जो योग्यताएं हैं वो कौन से अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल के पद की यदि योग्यताओं की मैं बात करूं तो राज्यपाल पद हेतु योग्यताएं अनुच्छेद 157 में वर्णित है। राज्यपाल के पद हेतु योग्यताएं 157 में वर्णित है। राज्यपाल के पद हेतु योग्यताएं बहुत ही सामान्य है। वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। देखिए, भारत में किसी भी पद के लिए ये जो संवैधानिक पद है इनमें कोई अधिकतम आयु का वर्णन नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इनकी जो न्यूनतम आयु ही है। तो राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। 3 नंबर, वह लाभ के पद पर ना हो। वह लाभ के पद पर ना हो और वह पागल या दिवालिया ना हो। यह भी एक योग्यता है। तो बहुत ही सामान्य योग्यताएं हैं जिनका वर्णन किया गया है 157 नंबर अनुच्छेद में। राज्यपाल हेतु योग्यता 157 नंबर अनुच्छेद में ये योग्यताएं दी गई है। इन योग्यताओं के अतिरिक्त दो परंपराएं हैं जिनका जो है वो पालन किया जाता है। पहली परंपरा यह है कि जिस भी व्यक्ति को
किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नागरिक तो भारत का होता है, तो निवासी नहीं होना चाहिए उस राज्य का। जैसे मान लीजिए राजस्थान में किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वो उस राज्य का नागरिक या निवासी नहीं होना चाहिए। ये इसलिए शर्त लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार का जो है वो राजनीतिक जो वर्चस्व की लड़ाई ना हो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य, क्योंकि राज्यपाल एक राजनीतिक पद होता है और उसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है जो राजनीति में सक्रिय रहा हो, इसलिए ये विवाद हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, परंपरा है। दूसरी परंपरा यह है कि किसी भी व्यक्ति को जब राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से ये चर्चा की जाती है कि भाई आपके राज्य में फला व्यक्ति को मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। तो ये जो जरूरी है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, ये दोनों परंपराएं हैं, आवश्यक नहीं है, योग्यताएं केवल यही है। और इन योग्यताओं में भी सबसे महत्वपूर्ण जो योग्यता है वो 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु का होना आवश्यक है? पिछले प्रश्न में इसका उत्तर मैं आपको बता चुका हूं, 35 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। 35 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो कम से कम ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि कितने वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मंत्री परिषद, सी राष्ट्रपति या डी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसकी मैं बात करूं तो नियुक्ति जो है वो करता है भारत का राष्ट्रपति। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। योग्यताएं अपन पीछे पढ़ चुके हैं, ये नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक बात का ध्यान रखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं है, मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो मैं लिख देता हूं, अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि भाई जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करता है। अनुच्छेद ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं? किन नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं? वारंट का मतलब पहले समझ लेते हैं। राष्ट्रपति उन नियुक्तियों के संबंध में, कुछ नियुक्तियां होती है जिनके संबंध में खुद नियुक्ति पत्र जारी करता है और उन नियुक्ति पत्रों पर राष्ट्रपति स्वयं हस्ताक्षर करता है, उन्हें वारंट वाली नियुक्तियां कहते हैं। राष्ट्रपति कुछ नियुक्तियां वारंट के माध्यम से करता है। अब प्रश्न यह पूछा है कि निम्न में से किन नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति वारंट जारी करता है? तो देखो, राष्ट्रपति द्वारा वारंट से की जाने वाली नियुक्तियां, की जाने वाली नियुक्तियां। अब वारंट से की जाने वाली नियुक्तियां कौन कौन सी है? सबसे पहले लिख लेते हैं राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति वारंट से करता है। 2 नंबर, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति वारंट के माध्यम से करता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो राष्ट्रपति
SC यानी अनुसूचित जाति, ST व राष्ट्रीय BC आयोग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति किस आधार पर करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति जो है वो वारंट के आधार पर करता है। तो इस प्रकार यदि अपन बात करें तो राष्ट्रपति निम्न नियुक्तियों के संबंध में जो है वो वारंट जारी करने का काम करता है। तो आप ऊपर लिखे हुए जो शब्द हैं उनमें आप मिलाइए कि राष्ट्रपति कौन कौन सी नियुक्तियां जो है वो करता है। इसके अलावा एक नियुक्ति और करता है, कैग की नियुक्ति, CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जो है वो करता है। किसके माध्यम से? वारंट के माध्यम से करता है। अब आप देखिए इनमें से कौन कौन से प्रश्न पूछ रहा है, कौन कौन से है। तो देखो, राज्यपाल की नियुक्ति वारंट के माध्यम से होती है। महान्यायवादी इसमें शब्द नहीं है तो महान्यायवादी की नहीं होती है। हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी की, लेकिन वारंट से नहीं करता। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की करता ही है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति जो है वो वारंट के माध्यम से करता है। तो ऑप्शन होना चाहिए 1, 3 और 4। इसमें 1, 3 और 4 ये है, तो ये सही जवाब है। निम्न नियुक्तियों को है वो राष्ट्रपति वारंट के माध्यम से करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति वारंट जारी करता है। आगे चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति में जारी वारंट को उनके शपथ ग्रहण में कौन पढ़कर सुनाता है? राष्ट्रपति की राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति वारंट जारी करता है। उस वारंट को उनकी नियुक्ति उसके शपथ ग्रहण समारोह में कौन पढ़कर सुनाता है? देखिए, आपको पता होगा कि जो राज्यपाल होता है उसको पद की शपथ जो है वो दिलवाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन यहां प्रश्न ये नहीं पूछा कि शपथ कौन दिलवाता है। जब उनकी शपथ होती है तो उस शपथ में उनके वारंट को कौन पढ़ता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उस वारंट को पढ़ते हैं मुख्य सचिव। वारंट को मुख्य सचिव द्वारा पढ़ा जाता है। अब ये मुख्य सचिव क्या चीज होता है? देखिए, मुख्य सचिव जो होते हैं वो राज्य की प्रशासनिक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ये मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र होते हैं। उसी व्यक्ति को मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है जो मुख्यमंत्री के सबसे खासम खास व्यक्ति होते हैं। तो मुख्य सचिव जो है वो उस वारंट को पढ़कर सुनाता है, जबकि जो मुख्य न्यायाधीश है ये शपथ दिलवाता है, शपथ दिलवाते हैं। राज्यपाल को। अगर प्रश्न यह आ जाए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है तो उसका उत्तर तो होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन यहां प्रश्न यह नहीं पूछा कि शपथ कौन दिलवाते हैं, यहां प्रश्न यह कि राज्यपाल की नियुक्ति में जारी वारंट को कौन पढ़कर सुनाता है, तो वो वारंट मुख्य सचिव द्वारा पढ़कर सुनाया जाता है। वारंट के बारे में पिछले प्रश्न में अपन देख चुके। आगे चलते हैं। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? राज्यपाल की मैं शपथ का बात करूं तो राज्यपाल की जो शपथ है उसका उल्लेख अनुच्छेद 159 में है। तो उत्तर हो गया अनुच्छेद 159, 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। अब बात आती है, तो पिछले प्रश्न में अपन पढ़ चुके, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं तथा उनकी शपथ का प्रारूप भी जो है वो अनुच्छेद 159 में। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अनुसूची 3 जो शपथ से संबंधित है उसमें किन की शपथ का उल्लेख नहीं है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है। मैं लिख देता हूं, अनुसूची 3 शपथ से संबंधित है, परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व
राज्यपाल की शपथ का उल्लेख वहां नहीं है। ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की पद का जो शपथ होती है उसका उल्लेख वहां नहीं है। वहां जो है वो अन्य सब की है, इन तीन को छोड़ दें। दूसरी बात, अनुच्छेद 159 के अनुसार जो राज्यपाल होता है वो जनता के कल्याण और संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, जबकि जो मंत्री होते हैं वो किस बात की शपथ लेते हैं, वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। यह भी ध्यान रखना। पिछले प्रश्न में मैं आपको बता चुका हूं कि राज्यपाल को शपथ जो है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। शपथ का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 159 में किया गया है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, राज्यपाल का कार्यकाल होता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? अगर मैं बात करूं कि राज्यपाल के कार्यकाल की, तो राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में वर्णित है। तो राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में उल्लेखित है। राज्यपाल का कार्यकाल है अनुच्छेद 156 में। पर प्रश्न यह नहीं पूछा है कि कौन से अनुच्छेद में है, प्रश्न यह पूछा है कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहता है। जिस समय राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्यपाल को पद से हटाना है, वो बिना किसी जांच के राज्यपाल को पद से हटा सकते हैं। यदि मान लीजिए ऑप्शन में 4, 5, 6, 7, 8 यूं हो, तब तो आपका आंसर 5 वर्ष होगा। अधिकतम 5 वर्ष होता है राज्यपाल का, अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोबारा नियुक्ति हो सकती है, लेकिन व्यवहार में वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहता है वो पद पर रहता है। तो राष्ट्रपति का ध्यान रखिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर काम करता है। जिस दिन राज्यपाल पर राष्ट्रपति का विश्वास गया, उसे पद से हटना पड़ेगा। लेकिन यह बात ध्यान रखना कि 2, 3, 4, 5 या 6, 7 जो भी दे दे, तब 5 वर्ष होता है। तो राज्यपाल का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष भी उत्तर हो सकता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ऑप्शन में है तो यही होगा। दूसरी बात, क्या राज्यपाल समय से पूर्व अपना पद छोड़ सकता है? बिल्कुल छोड़ सकता है। राष्ट्रपति के नाम त्याग पत्र लिखकर राज्यपाल अपना पद छोड़ सकता है। तो प्रश्न यह भी हो सकता है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो लिख देता हूं, राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर रहता है। यह उसका कार्यकाल होता है। कौन से अनुच्छेद में है? 156 नंबर अनुच्छेद में है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, वो अनुच्छेद 154 में लिखी गई है। क्योंकि 55, 56, 57 अपन तीनों पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। 55, 56, 57 तो अपन तीनों पीछे पढ़ कर ही आए हैं, तो इन पर अपन चर्चा नहीं करते। अपन चर्चा करते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की। राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन व्यवहार में वो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन अनुच्छेद 154 में यह स्पष्ट है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। तो मैं लिख देता हूं, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की
समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। निहित होती है। तो राज्यपाल में अनुच्छेद 154 के अनुसार प्रश्न यही पूछा है कि कार्यपालिका शक्तियां कहां होती है, अनुच्छेद 154 में होती है। एक प्रश्न यहां और क्लियर करना जरूरी है, एक अनुच्छेद है 166। अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य के समस्त काम राज्यपाल के नाम से होंगे। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है, नोट लगा के लिख देता हूं, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, यह अनुच्छेद 166 भी महत्वपूर्ण है। तो कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल करता है, लेकिन वास्तविकता में ये मुख्यमंत्री द्वारा जो है और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 163 में यह बकायदा लिखा हुआ है कि राज्यपाल की सहायता एवं परामर्श हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। तो व्यवहार में तो ये काम जो है वो राज्यपाल से किया नहीं जाता, लेकिन संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में होती है। नेक्स्ट चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। नियुक्ति की जाती है। कौन सी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है या नहीं की जाती है। तो अपने को नहीं की जाने वाली सभी का ध्यान रखना होगा कि राज्यपाल कौन कौन सी नियुक्तियां करता है। तो अलग अलग नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो मैं आपको पहले लिख लेते हैं अपन कि कौन कौन सी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्ति कौन कौन सी होती है। तो नंबर 1, राज्यपाल द्वारा कौन कौन सी नियुक्तियों में पहले तो अपन लिखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 2 नंबर, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 3 नंबर, महाअधिवक्ता, यह सरकार का वकील होता है, लीगल एडवाइजर होता है, इस महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 4 नंबर, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य के निर्वाचन आयुक्त। 4 नंबर के बाद 5 नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। 6 नंबर, उसके बाद यदि बात करें तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उसके बाद देखें तो 7 नंबर, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसके अलावा देखें तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हालांकि कमेटी होती है लेकिन नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। इसके अलावा और भी कुछ नियुक्तियां हैं जो राज्यपाल करता है, लेकिन ये मोटा मोटी यही है। तो इनमें आप देखिए कि कौन सी नियुक्ति है जो राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री यहां है
तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्य सचिव में आपको पीछे ही बता चुका हूं, ये मुख्यमंत्री करते हैं, तो मुख्य सचिव नहीं होगा। संसदीय सचिव की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। जब अपन मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, मैं आपको इन दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो संसदीय सचिव जो है उनकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तो ये दोनों नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? ये मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब आता है मंत्रिपरिषद। तो ये रहा मंत्रिपरिषद, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो कौन सी नियुक्तियों में 1 नंबर और 4 नंबर जो नियुक्तियां है वो राज्यपाल करता है? तो आंसर हो गया डी, 1 और 4। ये जो नियुक्तियां हैं वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अन्य नियुक्तियां मैंने आपको लिख दी है, इनका भी आप ध्यान रखें निश्चित तौर पर। आगे चलते हैं। निम्न में से किन्हें राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता? ये थोड़ा सा गलत हो गया, सही कर देता हूं मैं। निम्न में से किसे राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता? यानी हटाया किसे जा सकता है? प्रश्न यह पूछा है, निम्न में से किन्हें नहीं हटाया जा सकता? हटाया नहीं जा सकता उनको लिखना, हटाया जा सकता ये नहीं पूछा। राज्यपाल किन्हें हटा सकता है? राज्यपाल 2 ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति तो करता है लेकिन उन्हें पद से हटा नहीं सकता। देखिए, महाअधिवक्ता का कार्यकाल होता है जब तक राज्यपाल चाहता है तब तक महाअधिवक्ता अपने पद पर रहता है। तो इसका कार्यकाल होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत है तो इसे तो हटा सकता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, इन्हें उसे पद से हटाया नहीं जा सकता। उन्हें हटाने के लिए जो है वो दूसरी प्रक्रियाएं हैं। इन्हें इस प्रकार पद से राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो इसका अपने उत्तर हो गया 1 और 3। यानी 1 और 3 ऐसे पद हैं जिन्हें राज्यपाल पद से हटा नहीं सकता। निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है परंतु उन्हें हटाने का अधिकार जो है वो राज्यपाल के पास नहीं होता। तो इसका आंसर हो गया 1 और 3 ऐसे पद हैं जिन्हें राज्यपाल पद से नहीं हटा सकता। नेक्स्ट चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के अनुसार छत्तीसगढ़ और झारखंड उड़ीसा के राज्यपाल एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करते हैं? इस प्रश्न में बहुत ही शानदार ये जो है वो प्रश्न बनता है। अनुच्छेद कौन सा पूछा है कि जिसके तहत राज्यपाल एक जो है इन 4 राज्यों में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यपाल एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति इन 4 राज्यों में करता है? आंसर है अनुच्छेद 164। 164 के अनुसार अनिवार्य रूप से मंत्री परिषद में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करता है। देखिए, किसे मंत्री बनाना है या किसे मंत्री नहीं बनाना है, यह या कौन सा विभाग मंत्रालय रखना है या नहीं रखना है, यह काम मुख्यमंत्री का होता है। लेकिन संविधान के अनुसार 164 के अनुसार छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड और उड़ीसा इन राज्यों में जनजातियां बहुत ज्यादा है, इसलिए इन जनजाति राज्यों में एक जो है वो जनजातीय मंत्री बनाना जरूरी है, अनिवार्य है। तो इन 4 राज्यों में जो है वो एक मंत्री नियुक्त करना पड़ता है। पहले झारखंड के स्थान पर बिहार नाम हुआ करता था, बाद में झारखंड अलग हो गया तो ज्यादातर जनजातियां वहां चली गई तो बिहार का नाम हटा दिया गया, झारखंड का नाम डाल दिया गया। झारखंड का नाम नहीं है, पहले मध्य प्रदेश का ही नाम था केवल। बाद में जब नया राज्य मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ बना तो दोनों में जनजातियां काफी है, इसलिए मध्य प्रदेश को भी रखा गया, छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया गया। तो पहले तो ये 3 ही नाम थे, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। अब जब 2000 में 2 नए राज्य, 3 नए राज्य बने तो 2 और नए नाम जुड़ गए, लेकिन एक हट गया। बिहार का स्थान झारखंड ने ले लिया, लेकिन मध्य प्रदेश खुद भी रहा, छत्तीसगढ़ भी जोड़ दिया गया। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करते हैं इन 4 राज्यों में। तो ये 4 राज्यों के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य है जिसमें राज्यपाल
जनजातीय मंत्री की नियुक्ति नहीं करता। तो इसको आप निश्चित तौर से ध्यान रखेंगे। ये हो गया। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 164 है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अभी बताया था, पीछे ही जो प्रश्न गया है, तो ज्यादा मैं टाइम नहीं लगाते हुए राज्यपाल पर क्लिक कर देता हूं। और वैसे भी राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं आज, तो इसका तो उत्तर राज्यपाल होना ही चाहिए। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है, सॉरी, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि राज्यपाल क्या होता है, सॉरी, लोकायुक्त क्या होता है। देखिए, केंद्र में इसे लोकपाल नाम दिया गया है, राज्य में इसे लोकायुक्त नाम दिया गया है। यह स्वीडन के से लिया गया है। स्वीडन में जो है वो ओब्डुसमैन का एक पद होता है। ये क्या करता है, हमारे संवैधानिक जो पदों पर बैठे व्यक्ति हैं उनको ये अधिकार प्राप्त है कि पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध कोई जांच नहीं हो सकती। जबकि लोकायुक्त या लोकपाल को ये अधिकार होता है कि वो इन पदों पर रहते हुए भी उन व्यक्तियों की जांच कर सकता है, उन व्यक्तियों की जांच की जा सकती है कि भाई आपकी जांच हो सकती है। ये आप ऐसा न करें। आपको ध्यान होगा, अन्ना हजारे ने एक आंदोलन भी चलाया था जिसमें जो है वो अन्ना हजारे जी ने कहा था कि भाई जन लोकपाल विधेयक, ये यही तो था जन लोकपाल विधेयक, कि पद पर रहते हुए भी व्यक्तियों की जांच की जा सके। तो ये जो है वो जन लोकपाल विधेयक था। और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। निश्चित तौर से बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसे केंद्र स्तर पर लोकपाल कहा जाता है। और ये स्वीडन के ओब्डुसमैन जो पद है उससे ये जो है वो प्रभावित पद है। ये पद पर रहते हुए जो व्यक्ति है, जो संवैधानिक पदों पर है, उनके घोटालों की भी जांच कर सकता है। जल्दी से आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। राज्यों में जो विधानमंडल होता है उसका अंग क्या क्या होता है, तो मैं देख लेता हूं। देखिए, अनुच्छेद 168 के अनुसार कुछ राज्यों में राज्यपाल, विधान सभा व विधान परिषद तथा कुछ राज्यों में राज्यपाल व विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनेगा। विधानमंडल का निर्माण होगा। तो आप देखिए कि कौन सो में अपना उत्तर मिल रहा है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होनी चाहिए, या राज्यपाल और विधानसभा होनी चाहिए। राज्यपाल विधानसभा तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। चक्कर यह है कि विधान परिषद भारत के केवल 6 ही राज्यों में है। तो देखिए, मैं लिख देता हूं, विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में है। अब बात ही आती है कि 6 राज्य कौन से हैं। तो देखो, बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दोबारा सुन लीजिए, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है। लेकिन विधान परिषद का निर्माण या तो 3 राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से होगा, या राज्यपाल और विधानसभा से होगा। इसमें यह ऑप्शन सही है, यही आता है। तो राज्य विधानमंडल का निर्माण या उसके अंग में 3 अंग होते हैं। संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के भी 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो कुछ वैसा ही यहाँ है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, यानी ये एक प्रकार से राष्ट्रपति, ये लोकसभा, ये
राज्यसभा जैसा ही कुछ होता है। तो ये मिलाकर इन पर विस्तृत चर्चा जब इनकी बारी आएगी अगले वीडियो में तब करेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। राज्य विधानमंडल में सदन फिर भी 2 ही होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना क्या पूछ रहा है। आगे चलते हैं, 16वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अनुच्छेद 175 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन व्यवहार में राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह के बिना विधानसभा को भंग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 175 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। तो अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्यपाल सीएम यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अनुच्छेद 175 में एक और चीज है, राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो ये जांच कर सकता है कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत है या नहीं है। यदि उसे लगता है कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है तो वो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को विधानसभा भंग करने से इनकार भी कर सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ है। हाल ही में आपने उद्धव ठाकरे जी वाले केस में देखा होगा, महाराष्ट्र में उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था, इसलिए विधानसभा भंग होने का कोई मतलब ही नहीं था। तो ये भंग कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह से करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार करता है? 175 के अनुसार करता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि राज्यपाल यह जांच सकता है कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत है या अथवा नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। 16वां प्रश्न, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है, मनोनीत करता है? देखिए, राज्यपाल विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कर सकता था। वर्तमान में आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान का आरक्षण समाप्त कर दिया है। तो राज्यपाल वर्तमान में तो विधानसभा में तो कोई नियुक्ति करता ही नहीं है। प्रश्न यहां विधान परिषद का है। देखो, विधान परिषद 6 राज्यों में मैं आपको बता चुका हूं, उसमें जो है वो अलग अलग प्रकार से सदस्यों का मनोनयन होता है, निर्वाचन होता है। तो वो विधान परिषद वाले में अपन टॉपिक में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां प्रश्न पहले देख लेते हैं कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है, मनोनयन करता है। 1/6। जितने सदस्य होंगे उतने सदस्यों में से 1/6 सदस्यों की नियुक्ति जो है या मनोनयन जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो किसी खेल, किसी साहित्य या कहें सहकारी क्षेत्र आदि में राज्य का नाम रोशन करता है, ऐसे व्यक्ति को जो है 1/6 व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, लोकसभा में वर्तमान में कोई सदस्य मनोनीत नहीं होता। तो यह ध्यान रखना कि राज्यपाल आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता था 333 के तहत, परंतु अब नहीं करता है। आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? 213 नंबर अनुच्छेद। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 1, 2, 3 पर और राज्यपाल करता है 213 पर। अनुच्छेद 213 पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। इन अध्यादेशों में यह ध्यान रखने योग्य बात है, राज्यपाल अध्यादेश तभी जारी करेगा जब विधानसभा बंद हो, यानी विधानमंडल बंद हो। यदि कहीं विधानमंडल है तो विधानमंडल बंद हो, कहीं विधानसभा है तो विधानसभा बंद हो, यानी विधानमंडल की कार्यवाही नहीं चल रही हो। ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत
अध्यादेश जारी करता है। तो पहले तो ये लाइन लिख लेता हूं, अनुच्छेद 213 के तहत जब विधानमंडल की कार्यवाही बंद हो, उस परिस्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जारी कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अध्यादेश होता क्या है। देखिए, कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका का है, वो कानूनों को लागू करती है, बनाती है। अब वो जब कानूनों को बनाती है तो कई बार कोई कानून पास नहीं हो पाता या विधानमंडल की कार्रवाई चालू नहीं रही है, बंद है। उन परिस्थितियों में राज्यपाल सीधा अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। यानी राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश सीधे कानून के रूप में लागू होता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह कानून हमेशा के लिए लागू रहता है? बिल्कुल नहीं रहता। जब विधानसभा या विधानमंडल बंद होता है तो इसकी जो समय सीमा होती है वो 6 माह होती है। लेकिन जिस दिन विधानमंडल की कार्रवाई शुरू हो जाती है, इस अध्यादेश की समय सीमा घटकर 42 दिन या 6 सप्ताह रह जाती है। और यदि 6 सप्ताह के बाद इसे संविधान में या 6 महीने के बाद इसे विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जाए, वहां पारित नहीं करवाया जाए, तो ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। तो देखिए, इसकी समय सीमा विधानमंडल बंद होने पर 6 माह तथा कार्यवाही शुरू होने पर 6 सप्ताह होती है। ये लीजिए, 6 सप्ताह होती है। कार्यवाही शुरू होने पर तो 6 सप्ताह होती है और कार्यवाही बंद है तो 6 माह इसकी जो है वो होती है। अगर 6 महीने के अंदर इसे विधानसभा में पारित नहीं करवाया जाएगा तो ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो ये 17वां प्रश्न बहुत ही बढ़िया है और ऐसी शक्ति राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यही नियम लागू होते हैं, उसमें भी संसद बंद होनी चाहिए वगैरह वगैरह, यही नियम। आगे चलते हैं फटाफट। अनुच्छेद 192 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल के सदस्यों की दल बदल को छोड़कर, देखिए दल बदल पर निर्णय कौन लेता है, आगे बात करेंगे। सदस्य समाप्त करने का निर्णय किन की सिफारिशों के आधार पर लेता है? देखिए, अनुच्छेद 191 में लिखा गया है कि सदन में क्या क्या अयोग्यताएं हो सकती है। पहली बात दल बदल पर कर लेते हैं। दल बदल पर सदस्यता समाप्त करने पर निर्णय लेता है विधानसभा का अध्यक्ष। तो पहले तो ये लिख देता हूं, दल बदल पर निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेता है। दल बदल पर निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेता है। एक बात तो होगी कि दल बदल पर निर्णय कौन लेता है? विधानसभा अध्यक्ष लेता है अयोग्यता पर। अब सदस्यों की अयोग्यता कहां उल्लेखित है? 191 में, वो भी लिख देता हूं। अनुच्छेद 191 में विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 191 में
विधानमंडल की अयोग्यताओं का उल्लेख है कि विधानमंडल के सदस्य कब अयोग्य होंगे। जैसे नंबर 1, वह कोई लाभ का पद ले ले। नंबर 2, वह पागल या दिवालिया घोषित हो जाए। नंबर 3, वो भारत की नागरिकता छोड़ दे अथवा दुश्मन देश के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर दे उन परिस्थितियों में। तो ये कुछ परिस्थितियां, इसके अलावा संसद जो निर्धारित करती है उन परिस्थितियों में निर्णय लेगा। सदस्यता समाप्त करने का निर्णय कौन लेगा? राज्यपाल लेगा। राज्यपाल यह निर्णय लेता है कि अनुच्छेद 191 में वर्णित अयोग्यताओं के आधार पर 192 के अनुसार राज्यपाल उनकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। पर वो निर्णय किस आधार पर लेगा? ये मुख्य रूप से वो निर्णय किस आधार पर लेगा? ये लेगा चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री या संसद या विधानमंडल से नहीं लेता, ये निर्णय लेता है चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर। चुनाव आयोग की राय अंतिम और सर्वमान्य होती है, उस बात को स्वीकार करना जरूरी होता है। तो राज्यपाल जब भी कोई बात आती है अयोग्यताओं के संबंध में, तो उस पर निर्णय लेने का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर लेता है। राज्यपाल स्व विवेक से इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकता, ये निश्चित तौर से आप ध्यान रखिए। तो अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल अयोग्यताओं पर निर्णय लेता है, लेकिन किसकी सिफारिशों के आधार पर? चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर। अयोग्यताएं मैंने आपको बता दी, 191 में वर्णित है, और कौन कौन सी अयोग्यताएं हैं वो भी मैं आपको बता चुका। वापस आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों का क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 72 में है। लिख देता हूं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति की तो 72 में है, पर राष्ट्रपति की पूछी नहीं, पूछी किसकी है? राज्यपाल की। तो राज्यपाल की 161 में है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। यह क्षमादान शक्ति क्या है? जब किसी राज्य सूची के विषय पर किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है, तो राज्यपाल उस व्यक्ति की सजाओं को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, या उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। यह ध्यान रखने योग्य बात है। तो मैं लिख देता हूं, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां उल्लेखित है। क्षमादान शक्तियां उल्लेखित है जिसके अनुसार राज्यपाल सजा कम कर सकता है, प्रकृति बदल सकता है, अथवा माफ भी कर सकता है। ये लीजिए, माफ भी कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि किसी को मृत्यु दंड की यानी फांसी की सजा दी गई है तो राज्यपाल माफ नहीं कर सकते। राज्यपाल केवल मृत्यु दंड को कम कर सकते हैं, उसे जो है वो किस में बदल सकते हैं? उसको जो है वो उम्र कैद में बदल सकते हैं, लेकिन माफ नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह शक्ति राज्यपाल की स्व विवेक की शक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री की या मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर ही राज्यपाल इसको जो है वो निर्णय लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 161। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन से आयोग का आधार संवैधानिक है? निम्न में से कौन सा आयोग जो है वो संवैधानिक है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। बाकी इन तीनों का संविधान में कोई वर्णन नहीं है, ना लोकायुक्त का है, न राज्य मानवाधिकार आयोग का है, न राज्य महिला आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य आयोग होता है जो पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव करवाता है। यह पंचायती राज व नगर पालिका चुनाव करवाता है।
अब यहाँ नगर पालिका का मतलब आप केवल नगर पालिका न समझे, नगर पालिका का मतलब हो गया नगर परिषद, नगर निगम और नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका तीनों के चुनाव यही करवाता है, और पंचायती राज के तो सारे चुनाव यही करवाता है। ये संविधान में उल्लेखित है। आगे चलते हैं। राज्य की आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार होता है? दो प्रकार की निधि है, एक आकस्मिक निधि और एक संचित निधि। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267 के अनुसार आकस्मिक निधि होती है जिस पर अधिकार होता है राज्यपाल का। देखिए, राज्य की जो सारी निधि होती है उसे संचित निधि कहा जाता है, और संचित निधि पर अधिकार होता है विधानसभा का। और आकस्मिक निधि, उसमें से 8-10% पैसा निकाल लिया जाता है, जो काम में आता है कब? जब राज्य में कोई विपरीत परिस्थितियां हो जाती है तब वो काम में आता है, और उस पर अधिकार राज्यपाल का होता है। हालांकि ये भी स्व विवेक शक्ति नहीं है, राज्यपाल खुद खर्च नहीं करता, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से खर्च करता है। राज्यपाल के पद को किसने सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान बताया? इन्वर्टेड कोमा में ले आता हूं, किसने राज्यपाल के पद को सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान बताया? अब सोने के पिंजरे में बंदी पक्षी का मतलब क्या है कि राज्यपाल को सुविधाएं तो खूब मिलती है, लेकिन एक्चुअल में सारी सुविधाओं का प्रयोग वो केवल नाम मात्र का करता है। शक्तियां बहुत है उसके पास, लेकिन प्रयोग नहीं कर सकता बिना मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ये ऐसा कहा था सरोजिनी नायडू ने। ये यूपी की राज्यपाल थी, ये भारत में पहली राज्यपाल है। तो यह भारत में नियुक्त होने वाली पहली राज्यपाल है। अब ये आप इन्हें, यह यूपी की राज्यपाल रही। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है, भारत में नियुक्त होने वाली पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यही तो पहली महिला राज्यपाल थी, और यही भारत की पहली राज्यपाल थी। तो आप देख लेना, इन्होंने सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान बताया। अगला, निम्न में से राजस्थान के राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई, देखिए नहीं हुई, यह पूछा है कि कौन सा ऐसा राज्यपाल है जिनकी राज्य में पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई? राजस्थान के 4 राज्यपालों की पद पर रहते मृत्यु हुई है। 4 राज्यपाल पद पर रहते हुए मरे हैं। 1 नंबर दरबारा सिंह, 2 नंबर प्रभा राव, 3 नंबर निर्मल चंद्र जैन, और 4 नंबर शैलेंद्र सिंह। तो 4 की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है। तो इनमें से दरबारा सिंह ये रहे, प्रभा राव ये रही, निर्मल चंद्र जैन ये रहे। तो अंशुमान सिंह जी एक राज्य के ऐसे राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई। ये भारत के राजस्थान के ऐसे राज्यपाल है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, इनकी मृत्यु नहीं हुई। और एक बार तो ऐसा समय आ गया था जब 1 राज्यपाल लगातार ही मर गए थे पद पर रहते हुए, तो कोई भी राजस्थान का राज्यपाल बनने के लिए तैयार नहीं था। शिवराज पाटिल जो उस समय पंजाब के राज्यपाल हुआ करते थे, उन्हें कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, 3 वर्षों तक राजस्थान में कोई राज्यपाल नहीं बनाया गया, कोई बनने को तैयार ही नहीं था। उन्हें लगा राजस्थान के राज्यपाल बनते ही हो सकता है हमारा भी नंबर आ जाए, इसलिए राज्यपाल कोई बना ही नहीं। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे? शिवराज पाटिल 3 वर्ष तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे, क्योंकि 2-3 को नियुक्त किया गया, दोनों तीनों की मृत्यु हो गई, तो कोई भी राज्यपाल बनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो अंशुमान सिंह इनमें से है जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी, ये 4 की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्यपाल जो पूर्व में वायुसेना के प्रमुख भी रह चुके थे, वायुसेना के प्रमुख
ओम प्रकाश मेहरा। हाल ही में एक परीक्षा में प्रश्न आया था कि वायुसेना के प्रमुख रह चुके राज्यपाल कौन थे, वो थे ओम प्रकाश मेहरा। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। कलराज मिश्र राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल। इतना पढ़ रहे हैं तो प्रतिभा पाटिल का भी पढ़ लेते हैं। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल। ये ध्यान रखना। और कल्याण सिंह जी यूपी के मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के राज्यपाल जो पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो कल्याण सिंह है। इनका जरूर नाम ध्यान में रखना, ओम प्रकाश मेहरा। आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न आज के सेशन का, राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? देखिए, राजस्थान के जो प्रमुख राज प्रमुख थे, प्रथम जो राज प्रमुख थे वो थे सवाई मानसिंह द्वितीय। अब कई लोग ये पूछते हैं कि सर राजस्थान का एकीकरण तो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होता है, जिसे मत्स्य संघ कहा गया। उस मत्स्य संघ के प्रमुख तो उदयवान सिंह थे। मत्स्य संघ के प्रमुख तो ये थे, तो इन्हें क्यों नहीं माना जाता? भाई इन्हें इसलिए नहीं माना जाता कि अपन राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को। 30 मार्च 1948 को, और प्रत्येक 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। इसलिए राजस्थान बनकर उसी दिन तैयार हुआ था, तो उसको जो है वो राजस्थान का प्रथम जो क्या कहते हैं उसे, वो स्थापना वहीं से प्रारंभ होती है। इसलिए प्रथम और अंतिम राज प्रमुख सवाई मान सिंह थे। ये राजस्थान के दूसरे, जिसे पूर्व राजस्थान कहा जाता है, ये पूर्व राजस्थान के प्रमुख थे। ये प्रमुख, और ये भूपाल सिंह कहां के थे? ये संयुक्त राजस्थान के प्रमुख थे। लेकिन जो राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख है वो सवाई मान सिंह द्वितीय है। एक और बात ध्यान रखना, अनुच्छेद 361 बहुत ही महत्वपूर्ण है, लास्ट में जाते जाते आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल व राज प्रमुख को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। तो 361 नंबर अनुच्छेद ध्यान रखना, उसमें संवैधानिक संरक्षण है, यानी ये जो लोग हैं वो अपने पद पर रहते हुए किए गए कार्यों के लिए दोषी नहीं है। मैंने अभी आपको लोकायुक्त वगैरह बताया था, उसी में ये है अनुच्छेद 361। इसमें राज प्रमुख का भी पद है, लेकिन वर्तमान में राज प्रमुख का पद है नहीं, ये समाप्त हो चुका है। तो आज के इस सेशन में अपन ने 3 जो है वो राज्यपाल के बारे में 25 प्रश्नों के माध्यम से पूरे राज्यपाल के प्रश्नों पर चर्चा की। कुल मिलाकर जितने भी प्रश्न होते हैं मैंने पूरा प्रयास किया कि इसमें जो है वो सारे प्रश्नों का समावेश किया जा सके, जिससे राज्यपाल का टॉपिक क्लियर हो सके। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड किए जा सके और आपका जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में मदद की जा सके। धन्यवाद।